बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, तालिबान के एक अहम रहनुमा अब्बास तालकज़ई के बयान के बाद भारत के अंदर एक सफ़े मातम से बिछी हुई है और उस बयान के बाद सबसे पहले भारत के दिफा के अंदर अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत कूद के आई, जिसने दिल्ली की पॉलिसी का दिफा किया। अब ये सूरत हाल आइंदा तालिबान का और भारत का के दरमियान जो मुज़ाकरात की एक शर्त रखी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, वो किस रुख पे जाते दिखाई दे रहे हैं और इस बयान के असरात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आज है सबसे अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला लॉकडाउन के हवाले से और तमाम कारोबारी मराकज़ 24 घंटे खुले रखने के हवाले से, इसके क्या असरात होंगे और क्या अवाम हमारी अब भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रही, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे मिशन एसार का भी। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब पहले बयान आया, पहले तो बयान गज़वा हिंद के हवाले से आया, एक ट्वीट आया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का जो तालिबान के अस्करी शोबे के तर्जुमान है। बहरहाल बाद में उन्हीं का फिर बयान आया कि नहीं, ये ट्वीट जो है जाली है, ये जो अकाउंट है ये भी जाली है। लेकिन एक जो बयान जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर बात हुई भी, वो है अब्बास तालकज़ई का, जो तालिबान के मुज़ाकरातकार हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात में हिस्सा भी लिया। उसका बयान जो है वो ये है कि भारत की पॉलिसी हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के खिलाफ रही है। तो ये जो बयान है, ये आइंदा, जबकि एक तरफ अमेरिका तालिबान पर जोर दे रहा है कि भारत को भी इंगेज करे, और ऐसे मौके पर तालिबान की पॉलिसी भारत के हवाले से इस बयान के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह लाइन आ गई। देखिए, दो चीजें आप क्लियर कर दूं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो जंग लड़ी है, ये जंग जो है इनको अलकायदा की सपोर्ट हासिल रही है। और अलकायदा की सपोर्ट आज से नहीं, ये 1996 से भी पहले से हासिल रही है। अच्छा, क्योंकि उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते रहे हैं, उसामा बिन लादेन जी पेशावर के अंदर उसकी दफ्तर उधर छोटा सा, वहां बैठा करता था। और उसामा बिन लादेन जब तालिबान हुकूमत गई है तो वहां पर मौजूद था, तो तालिबान ने उसामा बिन लादेन को सराउंड कर दिया और उसको कहा कि तुम अपनी एक्टिविटी यहाँ नहीं बंद कर दो, इसलिए कि हम मौजूद हैं, तो हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। तो फिर उसामा बिन लादेन ने मुल्ला मोहम्मद उमर की बैत की थी, और बैत करने के बाद वो फिर उनकी प्रोटेक्शन में आ गया, और फिर उसकी तमाम जो जितनी भी कार्रवाइयां थी वो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के जेर तहत थी, उसकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं थी। सही। इसीलिए जो भी अलकायदा के रिक्रूट्स आते थे वो तालिबान की सरकर्दगी के अंदर आते थे, वही जाके लश्कर बनाते थे, वही जाके आगे जाया करते थे। लेकिन दोनों के एक सतह पे उन्होंने थोड़ी सी अलहदा रखी हुई थी, वो थे इनका मीडिया विंग। जो अफगानिस्तान में तालिबान का मीडिया विंग था, वो एक रसाला निकालता था जिसका नाम था माहनामा शरीयत। और ये माहनामा शरीयत जो था, ये मुस्तकिल तौर पे लोगों को खबरें देता था अफगानिस्तान के बारे में, और उसमें पाकिस्तान के कुछ लोगों के भी आर्टिकल छपते रहे हैं, तो वो पिक करते थे अखबारात से भी, दूसरी चीजों से। दूसरा रसाला था नवाए अफगान जिहाद, ये रसाला था अलकायदा का, और इसमें अलकायदा के सरबराहान के भी आर्टिकल छपते थे, बाकी चीजें इसमें कुछ पाकिस्तान के खिलाफ भी छपते थे, पाकिस्तान के हक में भी छपते थे, दोनों चीजें चलती रहती थी। ये रसाला जो था, ये गुज़श्ता मार्च के तक आखिरी शुमारा इसका निकला, नवाए अफगान जिहाद। और जिस वक्त तालिबान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए, तो आखिरी शुमारे में उन्होंने कहा अब आइंदा से हम अफगानिस्तान के जहाज में हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि अफगानिस्तान का जहाज मुकम्मल हो गया, अमेरिका का एग्रीमेंट हो गया, अब तालिबान जाने अमेरिका जाने और तालिबान अपने हिसाब से चलें। हम आइंदा से, हमारे रसाले का नाम होगा नवाए गज़वाए हिंद। अच्छा। और उसका पहला शुमारा जो है अप्रैल की 1 तारीख को शाया हो गया, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों के मज़ामीन भी हैं ये वो। और उन्होंने कहा कि हम ये रसाला अब हम ऑनलाइन देंगे, और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो अब भारत शिफ्ट हो गया है। तो अलकायदा बुनियादी तो आसाम के अंदर कहा जाता है। मुल्ला मोहम्मद आसिम उमर जो हैं वो उनके सरबराह हैं, और मुल्ला आसिम उमर जो हैं उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं पाकिस्तान में आम लोगों को मिल जाती हैं, तीसरी जंग अजीम और दज्जाल, और इसके साथ और बरमूदा ट्रायंगल पे काफ़ी सारी किताबें हैं जो मुल्ला मोहम्मद उमर ने 9/11 के फौरन बाद लिखी थी, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत छपी हैं, और छपने के बाद तकसीम भी हुई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान चले गए। तो वो इस वक्त वहां पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ और बहुत सारे उनके कायद हैं जो कि इस वक्त इंडिया से बयान देते हैं। तो एक तो ये क्लियर कर लें कि गज़वा हिंद का इस वक्त नारा तालिबान की तरफ से नहीं, और यहाँ पर आपको याद होगा सुहेल शाहीन साहब ने क्लियर किया था बड़े हमारे प्रोग्राम के अंदर कि हमने एक बात तय की है कि हम अपनी सरजमीन को जो है ये किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक तो ये हो गया। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान के ऊपर हमारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ तालिबान को
दानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे बदनाम करने की और इंडियन लॉबी के हिसाब से उनके उस मुआहदे के खिलाफ खबर लगाने की कोशिश की है। ये बयान था बेसिकली ज़ल्मे खलीलजाद जब आया है तो ज़ल्मे खलीलजाद पे प्रेशर था इजराइल का। इसके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स मेरे पास इस वक्त पड़े भी हुए हैं, जो इजराइल टाइम्स के अंदर भी छपे हुए हैं और उसके साथ और भी बहुत छपे हुए हैं कि इंडिया को बेसिकली इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इंडिया को जाके वहां पर उनको रास्ता मिलना चाहिए। और उन्होंने अमेरिकन लॉबी को परसू किया कि आपने तालिबान को अकेले नेगोशिएट करके और पाकिस्तान को साथ रख के आपने बड़ी गलती की। तो ज़ल्मे खलीलजाद चूंकि प्रो इंडियन आदमी था, ज़ल्मे खलीलजाद ने पहले तो करीब 2-3 महीने जवाब देते रहे कि अगर पाकिस्तान को साथ न रखते और इंडिया को मिलाने की कोशिश करते तो हम तालिबान के साथ सुलह नहीं कर सकते थे, कोई नेगोशिएशन ही आगे नहीं जा सकते थे। तो उसके ऊपर यह हुआ कि जिस वक्त वो तालिबान की हो गए तो प्रोसेस चल रहा था, तो इस दौरान ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो पहले कतर गया, फिर वहां आया और फिर उसने आके उसको इंटरव्यू दिया इंडिया के रसाले को, ठीक दी हिंदू को। तो इंडिया के रसाले को उसने कहा कि इंडिया को बराह रास्त किससे मुज़ाकरत करनी चाहिए? तालिबान से। इस पे मिर्चें लगी अफगान हुकूमत को बड़ी सख्त कि हम क्या हैं अगर इंडिया ने बराह रास्त मुज़ाकरत करने हैं। तो फिर उसने ज़ल्मे खलीलजाद ने उनको कहा कि नहीं नहीं ये है जो है। उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप कहते हो कि मुज़ाकरत करें इंडिया से तो हम क्यों नहीं करते। उसके ऊपर स्तानिक ज़ई ने एक इंटरनेशनल वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है। सही। और वो इंटरव्यू बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। आज उसके इंटरव्यू की एक एक चीज जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान में कौन थे जो प्रो इंडिया थे और प्रो अफगान थे। उसने कहा जी इंडिया जब से अफगानिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से लेके और जब से भारत बहैसियत वतन मौजूद में आया है, इन्होंने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के मुखालिफ पॉलिसीज बनाई है और अफगानिस्तान के ऊपर जो कठपुतली उपरांत थे उनके हुक्मरानों के साथ। उसने कहा कि शुरू से एक सेंटीमेंट थी मुसलमानों के हिसाब से अफगानिस्तान की, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जाहिर शाह के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर स्टैब्लिश किया और पश्तूनिस्तान का इशू उठाया और सब कुछ किया। और उसी ही दौरान वो कहते हैं कि दाऊद की जब गवर्नमेंट आई है वहां पर तो एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट शुरू हुई थी जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, और मेजर नसीरुल्लाह बाबर जो था उसका इंचार्ज था, और हिकमत यार उस्ताद गुलबदीन हिकमत यार और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे, ये दोनों जो थे ये अफगानिस्तान से हिजरत करके काबुल में आए थे और उन्होंने वहां पर पेशावर में काबुल से पेशावर में आए थे और पेशावर में उन्होंने बाकायदा स्टेशन बनाया था ताकि हम आके जाएं। वो कहता है उस वक्त दाऊद के हक में और अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के हक में इस पॉपुलर सपोर्ट के भी इंडिया उनके साथ था। और ये फिर उसने बड़ी तफसील से इसमें जो डिस्कस करने हुए बातें जो हैं वो हम भी डिस्कस कर सकते वो भी कि उस वक्त आप अंदाजा करें कि 74 के अंदर जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी और ये लोग इधर थे और अफगान हुकूमत जो थी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ थी, यहाँ से अल-जुल्फ़कार तैयारा अगवा होता था और सलाम अल्लाह टीपू जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पे जाता तो 12 दिन तक वो जहाज वहां खड़ा रहा था, कभी कभी अगवाकार नहीं ठहरे, क्योंकि रात को सोने के लिए मौका फराहम किया जाता था सब कुछ, और बाकायदा उन्होंने यहाँ से पीपल पार्टी के लोगों को वहां से लेके गए थे। उसके बाद वो कहता यह है कि उसके बाद हुआ ये कि जिस वक्त नजीबुल्लाह आया, तराकी आया तो अफगान गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो इंडिया मुकम्मल तौर पर पॉलिसी जो थी तराकी के साथ थी और अफगान अवाम के खिलाफ थी, और उसमें पाकिस्तान के वली खान हो गया तो महमूद खान सही हो गया, ये सारे इंडिया के साथ उनके साथ थे। फिर उसके बाद जब अफगान के अंदर रूस दाखिल हो गया और अफगानिस्तान का बच्चा रूस के खिलाफ लड़ रहा था, तो उन 13-14 सालों के अंदर भी इंडिया रूस की गोद में बैठा हुआ था और हमारे ऊपर गोलियां चलाता था, हम सब कुछ करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस वक्त दोबारा हम सेटलमेंट करने लगे आपस में और हम चाहते थे कि हम दोनों की बेहतर गवर्नमेंट बन जाए, तो उस दौरान हमारे गवर्नमेंट की सारे मामले को सबटाज करने के लिए, हिज़्ब वादत को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करने के लिए, दोस्तम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो था वो ईरान के थ्रू वहां पर आया और हमारा वहां अमन कायम ना हो सका। उसके बाद तालिबान की जब 1994 के अंदर सितंबर में शुरू हुई और 95 के बिल्कुल शुरू के अंदर उन्होंने हुकूमत बना ली, तो एक 5% जो अफगानिस्तान का इलाका था वो रह गया दोस्तम मिलिशिया के पास,
और अहमद शाह मसूद के पास और हिज़्ब वहदत के शिया मलेशिया के पास, उसको भी ईरान की और दूसरे मुल्कों की इंडिया के थ्रू इंडिया की इन लोगों के मुल्कों से सपोर्ट मिली और वो हमारे खिलाफ मुस्तकिल 6 साल लड़ते रहे और इंडिया उनको असला भी फरामद करता रहा, इंडिया उनको पैसे भी देता रहा, इंडिया उनको ट्रेनिंग भी देता। वो कहता यह है कि इतना बड़ा तुम्हारा माजी है। उस पर स्तानत ने जो बात, इस इंटरनेशनल प्रेस को मैं आपको निकाल दूं तो आपको पता चल जाएगा। It's a long-standing policy of supporting a handful of traitors, Chandu, and puppets instead of Afghan nation. Afghan nation, and stops pursuing its interest in Afghanistan. We are ready to engage with them. कहता अपने इंटरेस्ट को खत्म कर दो। उसके ऊपर उसने बड़ी मजाक बात की है। उसने कहा अगर हमने ये कह दिया है कि हमारी जमीन किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो किसी दूसरे को भी हमारे अंदर आके तो अपने को इस्तेमाल करने की हम जरूरत नहीं चाहते देंगे। ये नहीं हो सकता कि हम तो दूसरे मुल्क में ना करें और दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में मुदाखलत की जाए। तो इसका पहली बात तो यह है कि स्टॉप परसुइंग योर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, वी आर रेडी टू एंगेज विद देम। हम उनसे गुफ्तगू करने को तैयार है, दुनिया पूरी में गुफ्तगू करते हैं। He said it would never be allowed by Islamic Emirates not only to India but to all countries of the world. He reiterated Islamic Emirat would never let anyone use Afghan soil for its own interest and pursue it inside Afghanistan. वो कहते ये हैं कि आपने अड्डे वहां बनाए हुए हैं, आप अफगानिस्तान के थ्रू अपना इंटरेस्ट करना चाहते हो कि आप बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कराओ, अब बाकी ये हम नहीं करने देंगे। हम अपने आप लोगों को भी रोकेंगे और हर उस ऐरे गहरे नत्थू खरे मुल्क को भी रोकेंगे कि जो इसका करते। तो ये है बेसिकली इशू। यार लोगों ने यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलियन हिट्स लेने के लिए अफगान जहाज का ऐलान कर दिया और इंडिया ये करेगा। उसकी एक मेरी जो बात हुई, वो कहते हैं कौन पागल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ कि सबसे पहला एतराज ये होगा कि तालिबान अपने ओहद का पास नहीं करते, तालिबान अपने मुआहदे का पास नहीं करते, तालिबान ने जहाज का ऐलान कर दिया। और तो खुद करो ना। जितने यूट्यूब पे बैठे हुए थे ना, जितने तबसा निकालते, इनके बम बांध कर इनको चुंडा के मार पे भेजना चाहिए कि इंडिया के टैंक के सामने लेट जाओ। खुद तो जहाज नहीं करना, तुम आ जाओ। क्यों? वो क्यों आ जाए? तुम किस लिए हो? क्या जहाज के आते सिर्फ तालिबान के लिए उतरी है? पाकिस्तान में किसी साथी के लिए नहीं उतरी। 1 मिलियन हिट्स में आकर 2-2.5 लाख रुपए जो यूट्यूब से कमाइयां करते हो और बातें करते हो तुम लोग। इतना मुझे तकलीफ हुई है इस बात को सुन के, और वो जहां तकलीफ वहां पर भी है। यानी वो हिटलर की उसकी जोश में लिबाजी की एक नज़म बड़ी मजेदार थी कि पता नहीं अपना बरतानिया के जहाजों अगर तुम जर्मनी जाना, हिटलर पर मेरी तरफ से 2 बम गिराना। अच्छा, और ये सब बात अब भारत की हो रही है, भारत के पास ऑप्शन। अच्छा आप देखें इंडिया ने ताजा अगली क्या इससे इंडिया आउट हो गया था। इंडिया देखिए उसके बाद हुआ ये है कि वो अफगान गवर्नमेंट जो कल तक इस बात पे नाराज थी कि इंडिया जो है ये, उन्होंने अब इस पे बयान दिया, ये उनका स्टेटमेंट है। ये खुशी बात बताता। The Afghan government have come in full support of New Delhi after Taliban's political chief Sher Mustaq said that India has been supporting traitors. Spokesman of Afghan Foreign Ministry Gran कहते हैं बड़े आदमी को, Hayward said India is one of the biggest donor countries and has helped Afghanistan in development. उसने कहा जी we expect India and other neighbor countries play a significant role. वो कहता है आज जरा मर्जी आए पैसे दीजिए। तो इस वक्त अब दो फ्रीक हो गए इस पूरे इलाके के अंदर। सही। भारत और अफगान गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान और तालिबान और चाइना भी साथ पाकिस्तान के साथ है। तो इसका मतलब यह है कि एक रिजल्टेंटली बात तो होगी, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया को इस्तेमाल करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार पाकिस्तान के साथ तो तुम जो मर्जी करते हो करो, जिसके मर्जी में जो खबरें छापो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफिया भी मांग लो और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके शक्लें भी ना दिखाओ, फिर इधर ये भी करो वो भी करो, हर जाने का केस चलता रहे। यार जो लोग एक तगोदौ से जिन्होंने खून दे के फतह हासिल की है, उनकी फतह में तुम कीड़े मत डालो। उनको तो अपना मुल्क अपने हिसाब से चलाने दो। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? हर बंदा जो है ना वो यहाँ बैठ के दुनिया की पॉलिटिक्स के मोहरे चलाने की कोशिश करता है। मतलब हमारा वो बस ट्रंप ये कर रहा, मैं कहता हूं ट्रंप अगली बात ये करेगा। आप समझते नहीं है? मैं सारी जिंदगी मेरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हुए गुजर गई है। तो ये हमारा रवैया जो है दिस हैज एक्चुअली प्रूव। और जो मेरी बात हुई है वो कहते हैं यार ओडे साहब
क्या करते हैं ये लोग, हम तो इसलिए मोहब्बत से पेश आते हैं सब लोग, इसीलिए वो आप सोचें कि वो किसी की उसमें आते नहीं हैं, बराह रास्त नहीं आते, इसलिए आते नहीं है कि कल को फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सवाल पूछ लें इसका डिप्लोमेटिक लेवल पे जवाब ही न देना पड़े तो क्या करेंगे वो लोग। तो जाहिर बात है, लेकिन एक बात तय है, पहले तो उन्होंने अपनी पहले सीधी करानी है, उसके बाद हुकूमत का, पहले हुकूमत का, अगले के मराए, अगले पहले क्या कहते हैं नहीं तो की चक्के पहले। तो बहरहाल जी देखते हैं आगे आने वाले हालात के अंदर क्या होता है और ये जो हालात हैं किस रुख के ऊपर जाते हैं। नाजरीन ये लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल को और ख़ास तौर पर आज बड़ी डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी कारोबार खोलने की और सूबे अभी भी रिलक्टेंट हैं, क्या अब हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या अवाम कोरोना के रहम करम पर होंगे या कुछ सीखेंगे भी, कुछ खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। बात करेंगे ब्रेक के बाद।